सर ने कुछ बात बीच में कर रहे थे तो हम लोग बाहर खड़े थे, तो मैंने सर को इनवाइट किया कि सर हम एक इंटरव्यू के लिए बैठते हैं और जो मोनोलॉग है उसकी बजाय हम डायलॉग में जाते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप रखो उसको, हमारे पास जो आइडिया हम रखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जो आपको ठीक लगा। देखो भाई, उनकी कोई बात ठीक लगी तो ऑब्वियसली मैं सोशल पर्सन हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, है ना, क्योंकि सोशल पर्सन को स्व केंद्रित नहीं होता, वो समाज को केंद्रित रख के चलता है कि भाई मेरी बात से 15% लोगों का भला होता है और आपकी बात से अगर 45% लोगों का भला होता है, तब तो मैं वही बात पकड़ूंगा ना जो 45% को कवर करे। वही तो सोशल, ओरिजिनल सोशल पर्सन होता है भाई। तो डायलॉग में आपका स्वागत है सर। और मैं प्रेमजीत जी, जो कि ये जो पूरा जीवन दर्शन और ये जो नई कॉन्सेप्ट है उसको जिन्होंने लिखा है, पेश किया है, हमारे संस्था के संस्थापक है, तो मैं एज अ को-फाउंडर उनका स्वागत करता हूँ कि सर आइए और ये डायलॉग बांग्ला में चल रहा है। हाँ, मतलब ये ठीक है, वो संस्था के बारे में जब जानना चाहेंगे तो डिटेलिंग में जाएंगे। मतलब हम ऑलरेडी अलग अलग भाषाओं में ये चैनल चलाते हैं, यूएलएम बांग्ला है, यूएलएम पंजाब है, वो सारी यूट्यूब चैनल है। उसके अंदर पंजाब की भाषा में जो लोग समझते हैं वो पंजाब में आके डिस्कशन करते हैं, बांग्ला में जो समझते हैं बांग्ला में आके करते हैं। तो ये एक ब्रॉड प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, मैं प्रेमजी जी का स्वागत करता हूँ सर। सेवा आधारित जीवन पद्धति को मैंने अपने जीवन पद्धति के तौर पर अपनाया है और मेरे समझ में मानवतावाद का मतलब है कि उन सारे पहलुओं को कवर करना जो मानव जीवन को प्रभावित करता है। संस्कृति, फिलॉसफी, साहित्य, आर्ट, साइंस, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। किसी को जब हम छोड़ देंगे तो हाथ के दर्द को ठीक कर दें, कान के दर्द को ठीक कर दें, घुटने में दर्द रहने दें, तो वो शरीर का सेवा नहीं हुआ। तो संपूर्ण मानवतावाद तो वही है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि माइंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इन द सेम वे मेरा अपना मानना है कि राजनीति ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है, क्योंकि राजनीति मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव तौर पर अगर हमसे पूछा जाए कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, माय ऑब्जेक्टिव आंसर वुड बी पॉलिटिक्स एंड ओनली पॉलिटिक्स। तो आप थोड़ा किस तरह की पॉलिटिक्स आप सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं भविष्य के लिए, या अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है वो आपके हिसाब से ठीक है और उसी को आगे बढ़ाएंगे? जब मैंने अपने लिए सेवा आधारित जीवन पद्धति को चुना तो मेरे सामने प्रश्न था कि जीवन का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए। तो मैंने अपने लिए सिरोही साहब 3 कार्य क्षेत्र निर्धारित किया है। सेवा आधारित जीवन पद्धति, तो आइए सामूहिक तौर पर हम विचार करें कि सेवा आधारित जीवन पद्धति की शुरुआत कहाँ से होती है। खुद के लिए और परिवार के लिए तो प्रायः 99% लोग जीते हैं। तो सेवा आधारित जीवन पद्धति की शुरुआत ही होती है जब हम परिवार के दायरे से बाहर निकलें। तो जब हम परिवार के दायरे से बाहर निकलते हैं तो पहला कार्य क्षेत्र हमारे सामने आता है समाज। समाज मतलब सोशियोलॉजी वाला समाज नहीं, वो गांव देहात मोहल्ला वाला समाज, जिस विलेज में, जिस कम्युनिटी में हम जीते हैं। तो इसलिए अगर एक व्यक्ति पूरे धरती को, पूरे देश को प्रभावित नहीं कर सकता है तो लोक सेवक के तौर पर परिवार के बाद जो सबसे पहला और छोटा यूनिट है उसको तो प्रभावित किया जाए। इसलिए मैंने अपने प्रथम लिमिटेड कार्य क्षेत्र के तौर पर अपने गांव को चुना है और वहां के लिए एक ग्राम विकास मंच का स्थापना किया गया है 1 जनवरी पिछला साल 2021। ठीक, ये ऑलरेडी इसकी स्थापना हो चुकी है। अब अगर उससे बाहर निकला जाए तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरे लिए पहला फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स, तो मैं भविष्य में अपने लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का स्थापना चाहता हूँ, या अगर मेरे माइंड का कोई पॉलिटिकल पार्टी मिल जाए
सिरोही साहब के पॉलिटिक्स के विषय में भी सुन रखे हैं, आज थोड़ा ज़्यादा जानेंगे। सहाय साहब के विषय में ही यहाँ फिजा में सुनने को मिला है कि वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो 1-2 दिन में पता चलेगा। मैं अपना बात अभी ही रख देता हूँ कि अगर हमें अपने ढंग का कोई संगठन नहीं मिला तो मैं 23 में ही एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ और उसी के लिए काम करना चाहते हैं। तो एक ग्राम विकास मंच, एक पॉलिटिकल पार्टी जो मानव समाज को सर्वाधिक प्रभावित करता है और निश्चित तौर पर इसका कार्य क्षेत्र चिंतन के स्तर पे राष्ट्रीय होगा, इससे बड़ा हो भी नहीं सकता है पॉलिटिक्स का कार्य क्षेत्र। और व्यवहारिक तौर पे क्या होगा ये तो हमारा क्षमता डिसाइड करेगा, जो कि भविष्य में साफ होगा। पॉइंट 2 और तीसरा कार्य क्षेत्र, जब हम मानवतावाद की बात करते हैं तो मानवतावाद सिर्फ भारतीय में लागू थोड़े ही होना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर बिना कहे, गोज विदाउट सेइंग कि मानवतावाद अगर हमारा सेंट्रल एजेंडा है तो इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मानव वस्ती होना चाहिए, जो कि धरती है। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम अभी संगठित प्रशासनिक इकाई के तौर पर राष्ट्र सबसे बड़ा इकाई है और उसके बाद हमारे पास कोई राष्ट्र ही सोवरन है, संप्रभु है। तो उसके बाद कोई हमारे पास इकाई ऐसा नहीं है कि हम विश्व राजनीति कर सकें। तो इसलिए कंपल्सन में जब तक विश्व राज्य का स्थापना नहीं हो जाता है, लोग हमें पागल समझना चाहें समझ ले, लेकिन हम लोग अभी अपने सपने को डिस्कस कर रहे हैं और सपने हेडिंग के अंतर्गत भी अगर खुल के अपनी बात को नहीं रख सके तो फिर कहाँ अपनी बात रखेंगे। दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई इमेजिनेशन। दिनकर ने कहा कि मनु नहीं, मनुपुत्र हैं हम, मनुपुत्र हो तुम, इनकी कल्पनाओं की जीभ में भी धार होती है, बाण नहीं होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। तो अपने सपना और अपने कल्पना में संकोच कैसा। निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में हमारा सपना है विश्व समाज की स्थापना करना। मैं अखंड का अध्येता, मैं खंडवाद का बाधक हूँ, मैं विश्व राज्य का प्रार्थी प्रबल, मैं विश्व राज्य का साधक हूँ। तो ये मेरा दूसरा कार्य क्षेत्र है राजनीति। और जब तक विश्व राज्य का स्थापना नहीं हो गया है तब तक पता नहीं, ज़्यादा संभावना है कि हम तब तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन इसका प्रवाह किए बगैर अपने प्रयास को उसी डायरेक्शन में लगाना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने हॉल में कहा कि मैं बलों की भौतिक स्वतंत्रता के नियम में यकीन करता हूं कि बल लगाया तो परिणाम पैदा हुआ ही हुआ। मेरा मानना है कि परिणाम और प्रयास का संबंध काया और छाया का संबंध है, इसे कोई अलग कर नहीं सकता है। जब तक वैश्विक व्यवस्था हमें वैश्विक राजनीति की इजाजत नहीं देती है तब तक एक सामाजिक कह लीजिए, सांस्कृतिक कह लीजिए, वैज्ञानिक कह लीजिए, या मैं उसे आध्यात्मिक कहता हूँ, आध्यात्मिक कह लीजिए, एक विचारधारा के तौर पर समस्त विश्व को कार्य क्षेत्र बनाते हुए इसी वर्ष शकील जी के साथ अभी के बातचीत में जो ये सहमति बनी है कि एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रयास का स्थापना किया जाएगा जिसका विषय होगा विचार, क्योंकि परिणाम प्रयास पैदा करता है और विचार प्रयास पैदा करता है। इसलिए विचारधारा को प्रभावित करने के लिए वैश्विक कार्य क्षेत्र वाला एक संगठन प्रस्तावित है। इस तरह अपने सेवा आधारित जीवन पद्धति के तौर पर संक्षेप में मैंने 3 कार्य क्षेत्र चुना। सबसे छोटी इकाई परिवार के बाद ग्राम विकास मंच, इसका कार्य क्षेत्र गाँव है, राजनीति जिसका राज्य क्षेत्र भारत होगा, और विचारधारा मानवतावादी विचारधारा जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण विश्व होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या, मैंने कहा कि मैं होल टाइमर के तौर पर यकीन करता हूँ, तो क्या हम तीनों जगह तो होल टाइमर नहीं हो सकते हैं? मैं झूठ बोल देता आज मंच में। मैंने कहा कि मेरा जीवन मानवतावाद के लिए समर्पित है, मानवतावादी विज्ञान समाज के लिए समर्पित अभी मैंने नहीं बोल दिया। लोग जिस मंच पे बराला साहब चढ़ते हैं
उसी के फेवर में बोलने लगते हैं। वो मैंने नहीं बोला, मैंने कहा कि मानवतावाद के लिए समर्पित है। तो अगर हम अपने उस सामाजिक मिशन के लिए भी समर्पित कर दें, राजनीति के लिए भी समर्पित कर दें और गांव के लिए भी समर्पित कर दें, ऐसा कैसे होगा? ये तो वाणी का छल है। एक व्यक्ति अपने ऊर्जा में अनंत होते हुए भी लिमिटेड होता है। तो अगर फिर इतने सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन के बाद अगर मुझे एक शब्द में पूछा जाए कि आप किस अखाड़े के खिलाड़ी होने वाले हैं, तो मैं निकट भविष्य में होल टाइमर के तौर पर अपने राजनीतिक अखाड़े का होल टाइमर खिलाड़ी होने वाला हूं। और उस अखाड़े के दूसरे खिलाड़ी जिस हद तक हमें अनुमति देंगे, उस हद तक हम ग्राम विकास मंच, वैश्विक वाले मंच और भी दूसरे जो लाइक माइंडेड मंच है उनके लिए काम करूंगा, जिस हद तक वो संस्था मुझे इजाज़त देगी, जिसके लिए मैं घोषित तौर पर होल टाइमर होने वाला हूं, अर्थात राष्ट्रीय राजनीति। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपने जैसे कहा कि या तो आप ऐसे किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे जिसकी आइडियोलॉजी आपको वैसी दिखेगी जैसा आप चाहते हैं जी, अथवा तो आप अपनी नई राजनीतिक पार्टी खड़ी करेंगे। तो ये आपको मतलब किस प्रकार की राजनीतिक पार्टी ढूंढ रहे हैं या किस प्रकार की राजनीतिक पार्टी आप बनाएंगे, वो थोड़ा राजनीतिक जो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी, क्या खाका है आप? जी जी, चूँकि मैं मानवतावादी हूँ और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वोदय, वसुधैव कुटुम्बकम में यकीन करता हूँ। राजनीति मुझे कार्य क्षेत्र के तौर पे राष्ट्र से बाहर नहीं निकलने देती है, लेकिन विषय तो हम चुन ही सकते हैं कि किस तरह का विषय मानव समाज को प्रभावित करेगा या किस तरह का विषय आप राजनीति में लेंगे। तो मैंने अपने राजनीति के लिए अभी 5 पिलर सोचा है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस्लाम के 5 स्तंभ है ना, तो उसी तरह मैंने अपने राजनीतिक के लिए 5 कार्य क्षेत्र चुना है। अखंड एकीकृत समाज की स्थापना। तो चूंकि राजनीति का कार्य क्षेत्र देश होगा, तो अखंड एकीकृत देश और एक राजनेता के तौर पर अखंड एकीकृत मानव समाज का प्रचार प्रसार जिस हद तक हमें पॉलिटिक्स इजाजत दे देगी। पॉइंट 1, अखंड एकीकृत मानव समाज की स्थापना। पॉइंट 2, डेवलपमेंट शुड बी द सोल एजेंडा। डेवलपमेंट अपने आप में इतना बड़ा एजेंडा है कि ये सोल एजेंडा बनने का मादा रखता है। सर आप फास्ट भी करते चलो, वो सारे लोग समझते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा फास्ट। अच्छा ठीक है, फास्ट ही बोल रहे हैं, मैंने आप धकेलेंगे तो नहीं होगा फिर। तो मैं 5 पिलर रख रहा था और डेवलपमेंट, इस पर धकेलिए नहीं, अगर बात बैठे हैं तो सुनिए। नहीं तो थोड़ा थोड़ा बताने दीजिए ताकि एक्सप्लेन समझ में आए कि वो कैसा स्ट्रक्चर चाहता तो इन्होंने पूछा, जस्ट उसका हम आंसर कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो आंसर ढंग से नहीं करेंगे तो हमें आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि वो क्या चाह रहे हैं, और फिर मैं अगला प्रश्न भी एग्जैक्टली नहीं बना पाऊंगा। अखंड एकीकृत विकास। अब विकास टॉपिक को अगर क्लिक करें तो सब विकास के टॉपिक खुल जाएंगे कि विकास में क्या क्या, वो हमारा भी विषय नहीं होना चाहिए। सेकंड हेडिंग है विकास, थर्ड हेडिंग है न्याय। मेरा चिंतन ये कहता है, मेरा चिंतन ये कहता है कि अभी विकास, तीसरा पिलर न्याय। मेरा ये मानना है कि अभी न्याय देश में सर्वसुलभ व्यवहारिक तौर पे तो नहीं ही है, सैद्धांतिक तौर पे भी नहीं है। हम झूठ मूठ का अपने नागरिक शास्त्र में पढ़ते हैं कि सरकार का ये 3 लेयर है या 3 विभाग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और न्यायपालिका स्वतंत्र है। मेरा ठोस मानना है अपने चिंतन में शकील जी, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, और जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी वहाँ से निर्णय मिल सकता है, न्याय नहीं मिल सकता है। क्योंकि अभी जो हमारा विभाग है विधि एवं व्यवस्था, व्यवस्था अलग होना चाहिए और विधि अलग होना चाहिए। वही पुलिस मेला में खड़ा होकर विधि भी स्थापित करता है और विधि अगर व्यवस्था भी स्थापित करता है, और व्यवस्था अगर ब्रेक हुआ
तो विधि का ठेकेदारी भी पुलिस के पास है, और पुलिस राज्य या केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार का अपना पुलिस है और उस पर डंडा पेलने के लिए केंद्र सरकार का अपना पुलिस है। तो जब राज्य द्वारा पुलिस नियंत्रित है और जुडिशरी का पूरा फैसला पुलिस के रिपोर्ट पे आधारित होता है, वो चार्ज आप केस करने वाले होते हैं, वो खोजबीन करता है, वो चार्जशीट फाइल करता है, वो गवाह जुटाता है, खुद गवाह बनता है, तो सवाल ही नहीं है कि वहाँ से न्याय डिलीवर होगा। और अन्याय हमेशा ताकतवर लोग करता है। तो देखा जाए कि समाज में सबसे ताकतवर लोग कौन है? राजनीति करने वाले राजनेता। और अन्याय ताकतवर लोग कर सकता है, कमजोर लोग तो अन्याय का शिकार होता है। तो इसलिए जब राज्य के अन्याय के समाधान को ढूंढना होगा और वो उनके द्वारा नियंत्रित पुलिस के द्वारा हमें मिल जाएगा, ये असंभव है। 100 बार परीक्षा में लिख चुके हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकदम परतंत्र न्यायपालिका है। उसको गुलाम बना लेने के लिए ताकतवर प्रधानमंत्री खाली चाहिए, चाहे वो इंदिरा गांधी के रूप में जब ताकतवर प्रधानमंत्री मिला या अभी मोदी के रूप में। कोई जुडिशरी हिल नहीं सकता है, हिलिएगा लोया बना देंगे। लोया को हम मरवाए, हमारे ऊपर केस चलाया जाएगा। लोग कहता है कि लोया को मरवाया तो केस चलाइए, फिर केस कौन चलाएगा? वहीं से अनुमति लेना होता है, अनुमति नहीं देगा। अनुमति आप ले लिए 2 साल लड़के, उसके बाद उसी का पुलिस जांच करेगा। आप दबाव बना लीजिए कि अजय सिंह कौन ही गृह मंत्री था, उनके बेटा को पकड़िए। अरे बहुत दबाव में नेता को वोट लेना है, वो पकड़ भी लेगा उनके बेटा को, 4 दिन के बाद छोड़ देगा। फिर जब पूरा सिस्टम उनके नियंत्रण में है तो कम से कम राजनीतिक अन्याय के खिलाफ तो आप न्याय की आशा ही नहीं कर सकते। और इसी न्याय वाले प्रकरण में ही एक प्रकरण में जोड़ दूंगा। आतंकवाद कहा जाता है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा समस्या है। मेरा ठोस मानना है शकील भाई कि सरकारी आतंकवाद का सबसे संगठित और सबसे घिनौना रूप है, और उस आतंकवाद को पुलिस और सेना के माध्यम से रूप दिया जाता है। आज अगर हम भारतीय पुलिस और भारतीय सेना के खिलाफ बोलें तो तुरंत हमें लोग बोल देंगे मत बोलिए, देखिएगा धारा फारा चल जाएगा। चलिए, धारा फारा ना चले इसलिए भारत को बख्श देते हैं। पाकिस्तान से अन्याय करने के लिए कौन? बेनजीर भुट्टो आती थी या प्रेम रजा गिलानी आते थे? वहां का सेना और पुलिस ही तो ये करता है। यूक्रेन का युद्ध कौन लड़ रहा है? वहां मानवतावाद का गला राष्ट्रवाद के नाम पे कौन घोट रहा है? सेना ही तो घोट रहा है। यहां तुरंत से हमारे हीरो बोलने के लिए आ जाएंगे, सबका विरोध कर लीजिए, सेनाओं का नहीं। अरे क्यों सेनाओं का विरोध नहीं करें? सेना प्रायोजित आतंकवाद, सेना के द्वारा चलाया गया आतंकवाद, जिसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा जाता है, वो संगठित नंबर 1 आतंकवाद है। और पुलिस द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, ये बुलडोजर से क्या सेलेक्टिव लोगों का घर नहीं ढावाया जा रहा है? क्या एक सेकंड जरा फ्लो पूरा कर लेने दीजिए। तो वो एक टॉपिक को लेकर चलेंगे ना, तो तुरंत सर खाली इस टॉपिक को। तो आतंकवाद भी एक अन्याय ही है। अन्याय में हम किसी का गला दबा देते हैं और आतंकवाद उसका जान ही ले लेता है, वो भी तो एक अन्याय ही है, न्याय तो नहीं है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे चुनाव आयोग स्वतंत्र किया गया, तो उसका बहाली से लेके ट्रांसफर से लेके फंडिंग एकदम स्वतंत्र होना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री, जज और चीफ जस्टिस निर्धारित करेंगे तो यूयू ललित को कहां से उठा के जज बना दिया गया? कहां से? वो जज के लाइन में भी नहीं थे, उनको उठा के कैलकुलेट करके जज बना दिया गया। 72 दिन के लिए चीफ जस्टिस बना दिया गया, और चीफ जस्टिस बनने के बाद उनका पहला फैसला आया कि गोधरा अब बहुत पुराना हो गया है, उसके सारे केस को हटा दिया जाए। मतलब वो फोर्स चल रहा है। 84 वाला दंगा का जांच अभी चल रहा है, और मंदिर मस्जिद 49 का इशू था वो चल रहा है, और 2002 वाला बहुत पुराना हो गया। तो ये चलता रहेगा।
इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित किया, उन्होंने वो खन्ना उन्ना सबको बाईपास करके कौन शाह को बना दिया चीफ जस्टिस, और उन्होंने कह दिया इमरजेंसी एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है। अभी डिमोनेटाइजेशन को कह दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल गलत हो सकता है, लेकिन इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो चाहेगा वो जुडिशरी से करवा लेगा। बीच बीच में एक स्वतंत्र निर्णय का झलक मिल जाता है हम लोगों को बरगलाने के लिए, ताकि कहे अरे ये स्वतंत्र पालिका न्यायपालिका का स्वतंत्र फैसला था, एक तो स्वतंत्र फैसला भी हो जाता है और उसके बहाने 8-10 गैर स्वतंत्र फैसला दे दिया जाता है। जी जी। न्याय तीसरा, अगर न्याय पे कुछ पूछना चाहे तो पूछा, नहीं तो हाँ, इसी मतलब इसी से वो भी कवर हो जाएगा जी। तो इसमें चूंकि आप ऐसा देख रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका जो है वो प्रधानमंत्री उनके, क्योंकि वही उसकी नियुक्ति करते हैं एटॉल, तो आप चाह रहे हैं कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र हो जाए, पूर्ण स्वतंत्र। हाँ, तो जैसे ही हम उसको स्वतंत्र करेंगे तो जो उसको बोलते हैं उत्तरदायित्व, तो प्रधानमंत्री के ऊपर फिर न्याय का कोई उत्तरदायित्व नहीं बचेगा। अगर फिर न्याय नहीं हो रहा है तो फिर हम प्रधानमंत्री को नहीं पूछ सकेंगे, नंबर एक बात। दूसरा, फिर आपको पुलिस भी आप वहाँ से अलग कर रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस भी रखी तो पुलिस के थ्रू न्यायाधीश को वो अपने काबू में कर ही सकते हैं, उल्टी सीधी जांच बिठा के। तो माने पुलिस को भी नेताओं के चंगुल से हमें अलग रखना होगा। तो पुलिस अलग, जांच एजेंसी अलग। हाँ, वही तो नहीं पुलिस व्यवस्था के लिए हम कहते हैं मेला है कि एक व्यवस्था, विधि व्यवस्था है ना, अच्छा, तो ओके, व्यवस्था ओके, अलग कर दिया जाए, विधि अलग कर दिया ओके ओके, मतलब पुलिस तो नेताओं के अंतर्गत रहे व्यवस्था के लिए, और जांच वाली एजेंसी अलग हो जो स्वतंत्र हो, वो न्यायपालिका के अधीन। नहीं, उसको न्यायपालिका के अधीन रखेंगे या उसको भी स्वतंत्र रखेंगे? नहीं, स्वतंत्र रख के आप कहाँ करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन के अधीन तो देना ही होगा ना। इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एक सेकंड सर, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हुआ कि स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया, और न्यायिक प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? मामला दर्ज करने से लेके जांच करने तक, जो कि अभी सरकार द्वारा नियंत्रित पुलिस करती है, और उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कि स्वतंत्र न्यायपालिका मीन्स स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया, मीन्स न्यायिक प्रक्रिया अद्योपांत, शुरू से लेके अंत तक स्वतंत्र हो। यस, उसी को पूछ रहा हूं मैं। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि फिर न्यायपालिका क्या कर रही है उसके लिए हम फिर प्रधानमंत्री को नहीं पूछ सकते कि भाई आप ये सब क्या हो रहा है, नहीं पूछ सकते ना, फिर उनको कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बचेगा इसका। फिर फिर हम किसी जज को ही पूछ सकेंगे, क्योंकि जांच एजेंसी भी जज के अंतर्गत है। तो जो बात अभी हम पीएम को या सीएम को बोलते हैं, वो तब बात हम किसको बोलेंगे? न्यायाधीश को बोलेंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत है। अब यहाँ पे न्यायाधीश को ये समस्या आ रही है कि भाई बजट नहीं है उनके पास कि वो प्रॉपर न्यायाधीश और रख सकें जितने की ज़रूरत है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर जांच एजेंसी, जितने लोग चाहिए, जितने क्राइम हो रहे हैं उस हिसाब से। तो अब इनके लिए बजट तो फिर नेताओं के पास होगा, और अगर नेता बोलते हैं कि हमारे पास इतना ही बजट है, अब क्या करेंगे? दो बात कहना चाहूँगा, बिना बजट के तो कुछ होता नहीं। एक तो हम 5 पॉइंट रख रहे थे, तो एक को लेकर चलते थे, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये था और ये है। अभी हम एक पॉइंट को ही लेकर चलें कि आपको अगर ये पॉइंट किसी पार्टी में दिखता है तो एटलीस्ट आप उसके लिए पॉजिटिव रहेंगे, नहीं दिखता है तो आप अपनी पार्टी में ये पॉइंट रखेंगे। ठीक है ना? तो एक ही पॉइंट को लेकर चलते हैं, फिर दूसरे को ले लेंगे, तीसरे को, ऐसे 5 को ले लेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन था और है कि वो 5 को पहले रख लेते, बट इन बिटवीन तो 5 को गिनती में रख लो और एक को बड़े रूप में लेके चलो। ठीक है सर, इन बिटवीन भी अगर न्याय का आ गया, तो जब हम कहते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका जी, तो स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं जैसे बोलते हैं जी, तो बजट करना तो निश्चित तौर पर सरकार का ही काम होगा, और प्राइम मिनिस्टर चूंकि हमारे राजकीय हेड हैं, वो हमारे शासनाध्यक्ष हैं, इसलिए मैंने कहा कि राजनीति सबसे ताकतवर चीज है और मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट राजनीति है। तो बिल्कुल न्याय से वो एकदम अछूते हो जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी जो न्यायपालिका है
न्याय प्रक्रिया का जो प्रथम पायदान है, चार्जशीट दाखिल करने से रिपोर्ट देने तक, गवाह को जुटाने तक, ये पुलिस के द्वारा है और पुलिस सरकार के अधीन है। उसको जुडिशरी का अधीन ले आया जाए। वो तो आप जुडिशरी के अधीन ले आए, ठीक है, और जुडिशरी को प्रधानमंत्री से मुक्त कर दिया। लेकिन अभी भी एक चीज में बंधा हुआ है, बजट में। और वो कह रहे हैं कि बजट में तो बंधा ही रहेगा। आप ये कह रहे हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री बजट के द्वारा भी जज को ठीक है बजट चाहिए तो भाई साहब किसी भी चीज ऐसा निर्णय करो, और नहीं तो किसी भी चीज बजट नहीं मिलेगा आपके पास, जांच एजेंसी में लोग कम होंगे, करवाओ, किसकी जांच करवाओ। किसी भी चीज का सिरोही साहब 0 और 100 यही दो सिरा नहीं होता है। एक वही मैं कह रहा हूं कि यही दो सिरा नहीं होता है कि या तो न्यायपालिका को अगर हम स्वतंत्र करना चाहते हैं कि वो पूर्ण स्वतंत्र ही हो जाएगा या पूर्ण परतंत्र ही है। जो निदान अभी मैंने एक दिया और जो एक सोल थॉट रखा, वो कम से कम 1-2 स्टेप फॉरवर्ड तो न्यायिक स्वतंत्रता की ओर है। और वो अगर लिमिटेड होता है आगे, तो वो हमारे फर्दर इंटेलेक्चुअल डिबेट का विषय होगा। नहीं, देखो आज ही इस कारण को ऐसे लेके चल रहे हैं क्योंकि हम ये आप वाले उसमें हम ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपने बोला है ऐसा कि भाई प्रधानमंत्री न्याय नहीं होने देते, ऐसा एजम्पशन आपने लगाया है। सरकार, हाँ वही सरकार समझ लो, प्रधानमंत्री भाई मुखिया सरकार का तो वही हो गया। कोई बात उसके बिना तो नहीं हो जाएगी ना। तो जब हम ऐसा एजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर उसके पास में कोई भी ताकत रहेगी तो वो उस ताकत का इस्तेमाल करेगा, वैसा ही करेगा जैसे अभी कर रहा है। तो और चूंकि बजट सबसे बड़ी ताकत है, बजट इतनी बड़ी ताकत है कि प्रधानमंत्री भी कुछ करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता उसके बिना। न्यायपालिका तो छोड़ो, प्रधानमंत्री खुद नहीं कर सकता। बजट इतनी बड़ी चीज है, करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। अगर बजट नहीं है उसके पास तो वो भी बजट के लिए मजबूर है। तो अगर उसे कोई ऐसा न्याय करवाना ही होगा, जैसा कि हम अभी कह रहे हैं कि अभी उसे जो करवाना होता है वो वही करवाता है, तो वो तब भी वैसा करवाएगा। इतनी सी आज़ादी से ये कोई आज़ादी, ये नाम मात्र की आज़ादी होगी, एक्चुअल में तो ये वैसा ही बंधन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। चूंकि अगर स्वतंत्र वो अपॉइंटमेंट से लेके, ट्रांसफ़र से लेके, पुलिस अगर न्यायिक व्यवस्था के अधीन आ जाएगा तो ये नाम मात्र की आज़ादी नहीं होगी। मैं अपनी समझ रख रहा हूँ, मेरे समझ में यह बड़ी आज़ादी होगी। और उसके बाद अगर और कोई इशू जाता है वो हमारे इंटेलेक्चुअल डिबेट का विषय होगा। ये हड़बड़ी भी हमें नहीं रखना चाहिए कि आज के एक डायलॉग में ही, एक बात में ही, एक ही क्वेश्चन आंसर के सेशन में सुनिए ना सर, कि हम उसे निर्धारित ही कर रहे हैं। मैं अपनी समझ अभी रख रहा हूँ कि पुलिस को अगर हम जुडिशरी के अधीन दे देंगे, जांच एजेंसी को, तो यह एक स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया की ओर उठाया गया बड़ा कदम होगा। और अगर यह बड़ा कदम नहीं होता है तो हम लोग फर्दर डिबेट करके, ये डेमोक्रेसी है, तो अभी वही कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ये करके सोल डायरेक्शन ये है कि न्यायपालिका अभी स्वतंत्र नहीं है, इसे और बहुत अधिक स्वतंत्र करने की जरूरत है। इसी बात को देखते हैं ना। देखो आज भी सारी जुडिशरी चिल्लाती है, पुलिस विभाग भी चिल्लाता है कि हमें जितने लोगों की जरूरत है हमारे पास लोग नहीं है। जुडिशरी भी चिल्लाती है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जजेस की हमें जरूरत है हमारे पास नहीं है। अभी भी लाखों इससे आगे बढ़ना चाहिए। आपने सवाल हाँ, इसको छोड़ दूं मैं क्या? जरूर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना अगर आपके पास में इसका आगे नहीं है तो नहीं, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी नहीं रॉन्ग वे। नहीं सुनिए तो इसकी वजह बता रहा हूँ क्यों। इसकी वजह ये है कि कोई भी आइडिया को, जैसे कि दूध आता है इतना सारा, तो उसमें सारे दूध का सैंपल चेक नहीं होता है। उसमें से एक छोटा सा अंश निकाल के उसको चेक कर लेते हैं, उसका जो आता है सारे का हम मान लेते हैं। तो वैसे ही कोई भी आइडिया को जांचने के लिए सारा आइडिया नहीं जांचा जाता, सारा एक चीजें जांचो। कोई भी एक मुख्य चीज उठा ली जाती है, मुख्य, क्योंकि मुख्य खराब होगी तो फिर बाकी कुछ थोड़ा बहुत ठीक भी होता हो तो उसका क्या करना है। मुख्य चीज को जांच लिया जाता है। जैसे दूध में क्रीम जांच ली जाती है ना, पानी वानी थोड़ी जांचा जाता है कि क्रीम जांच ली, भाई इतने क्रीम, ये इसकी ताकत है बस। कोई एक चीज को पकड़ के चला जाता है और उसी के माध्यम से ये जांच लिया जाता है कि अगर ये चीज काम करेगी
तो फिर एक दो चीज और चेक करके अगर सारी चीज काम कर रही है तो फिर फाइनल हो गया। और अगर एक ही चीज में अटक गई गाड़ी तो फिर अब दूसरी चीज में जाने का कोई बहुत मतलब नहीं बनता है। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि आपका जो सबसे हिट टॉपिक है, जो सबसे जोरदार टॉपिक है, उसी को लें। अगर उसी में प्रॉब्लम है तो फिर मैंने तो कहा इसीलिए एक में गहरे जाना नहीं, मानवतावाद, मानव व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संपूर्ण पहलू को छूना, और सबसे हिट टॉपिक मैंने पॉलिटिक्स कहा। तो एक एक करके हाँ, लेंगे ना, और पॉलिटिक्स के 5 एजेंडे पर अभी बोल रहे अब थे। तो पॉलिटिक्स की बात चल रही है, अब ये पॉलिटिक्स की चल रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स को आपने अज्यूम किया आज की पॉलिटिक्स को, कि आज की जो पॉलिटिक्स है वो पुलिस को, न्याय प्रक्रिया को, और जांच, जितनी जांच एजेंसी हैं वो भी, और चुनाव आयोग, मतलब जितना भी सब कुछ है, मीडिया को भी, सबको वो कवर करके चल रही है। इवन मीडिया ओपनली तो उससे स्वतंत्र है, मीडिया के किसी आदमी को तो वो लोग वो करते नहीं है, फिर भी नहीं बोल पाते। हाँ ओपन मार्केट है, लेकिन बजट के द्वारा बांधा हुआ है, क्योंकि वो उनको बजट देके और उन्हें अपनी तरफ करता है, और बजट ही देके जांच एजेंसी को अपनी तरफ किया जा सकता है। अगर डायरेक्ट नहीं भी आप रखेंगे तो बजट देके, क्योंकि पैसा लेके पुलिस वाले कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं पुलिस वाले? हाँ, क्योंकि अब देखो अभी जो भी नहीं, पहले इस बात पे सैद्धांतिक, अगर हम लोग हाँ। इसे डिबेट का ही रूप, देखिए हम नहीं चाह रहे थे, ये डिबेट नहीं, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन के रूप में ये डिबेट ही है, जांच ही रहे हैं इसको, क्वेश्चन के वही कर रहे हैं कि मैं भी आपको जांचूंगा। हाँ नहीं, आप जांचिए तो- ना, बिल्कुल। तो- मैं नहीं कहूंगा कि आप डिबेट क्यों कर रहे हैं, ठीक डिबेट ठीक नहीं, तरीका ही है। वही तो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात रखने के लिए हमें कहा गया था, तो अपनी बात पूरा किए बगैर बीच में ये डिबेट का रूप ले लिया। और डिबेट, हमारा अनुभव यही कहता है कि कोई भी डिबेट अगर एक सेशन में आप अपनी बात कहते रह जाएंगे, हम अपनी बात कहते एक रह नहीं, जाएंगे, आप 10 सेशन बोलेंगे, 10 सेशन कैसे संभव? ये हवा में बात करने से उसी तरह नहीं हो जाएगा ना। सर ये हमारे पास ऑनलाइन ओपन मंच है, आप जहाँ भी रहेंगे ठीक है, वहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास भी अभी टाइम, इरादा, अभी इन्वॉल्व होने का इंटेंशन होना चाहिए। ये तो बैदी हुए हम लोग अभी यहाँ थे तो बात कर रहे हैं, नहीं तो क्या हमेशा कोई इनवाइट कर देगा? मान लीजिए कि हम हमेशा क्या डिबेट करेंगे, कल हमको कुछ करना ही नहीं है, इसलिए तो मैंने अपने पूरे प्रयास को रोक रखा है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा था, लेकिन बैदी हुए हम लोग अभी सब जुटे थे तो एक बौद्धिक बातचीत के लिए ये बातचीत शुरू की गई, ठीक ना? तो उसी तरह मैं आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमारा अगर इसे आप डिबेट का रूप नहीं दे नहीं दिए, है, सर। ठीक है, हाँ आप हाँ, तो अपनी ठीक, बात करेंगे तो उसको जांचने के लिए क्वेश्चन तो उठेगा। नहीं ठीक है, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं है, इसे और अधिक, बल्कि बहुत अधिक स्वतंत्र करने की जरूरत है। ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, ये फर्दर क्वेश्चन है। सैद्धांतिक तौर पर आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, और उसकी वजह मैं बता सकता हूँ, आप मुझसे पूछेंगे तो। बताइए। उसकी वजह ये है कि अगर आप समाज में ऐसे 20 ग्रुप खड़ा कर देते हैं, एक न्याय का, एक मीडिया का, एक जांच एजेंसी का, एक उसका, क्योंकि फिर आपको जांच एजेंसी भी अलग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जो जज है वो अपने हिसाब से न्याय एजेंसी का दुरुपयोग कर सकता है, वहाँ पे भी वो कारण है। और जब आप सबको अलग अलग कर देंगे तो इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बचेगा। कोऑर्डिनेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, तो और सेंट्रलाइजेशन आप नहीं भी करेंगे तो भी वो सेंट्रलाइजेशन कर ही देंगे। आप स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं सटीक न्यायपालिका चाहता हूँ, स्वतंत्र नहीं। इसमें अंतर है, स्वतंत्र में और सटीक में अंतर होता है। ठीक है, सटीक का मतलब होता है कि जिस बात के लिए न्याय प्रक्रिया बनाई जा रही है वो परिणाम आए, इसको बोलते हैं सटीक, सम्यक या सही वाली। और जब आप स्वतंत्र की बात कर रहे हैं तो स्वतंत्र का मतलब है कि भाई उस पर किसी का अंकुश ना हो, वो निरंकुश हो, है ना, एक तरह से। अंकुश नहीं होने का मतलब होता है निरंकुश। प्रधानमंत्री निरंकुश हो, मुख्यमंत्री निरंकुश हो, जज निरंकुश हो, मीडिया निरंकुश हो, पुलिस निरंकुश हो। तो ये जो आप जो निरंकुश की बात कर रहे हैं, इससे उनमें कोई भी, ये ऐसे हो जाएगा जैसे हमारे यहाँ क्या होता था पहले की सरकारों में, एक ठेकेदार सड़क बना के गया, अरे 10 दिन नहीं होते थे वहां पे जो है नाली खोदने वाला आ जाता था, अरे भाई ये क्या बदमाशी है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं उनके बीच में, वो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है और उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं,
कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं। अभी वो नाली बना के क्या है, अभी वो जो है क्या नाम है, वो सड़क तोड़ने आ जाता है बिजली वाला कि भाई वो पाइप डाल लें, अरे भाई सब काम पहले करते, फिर पानी वाला आ जाता है। मतलब रोड 10 दिन नहीं रहती है और फिर 5 साल इंतजार करो, क्योंकि 5 साल के बाद रोड का बजट उसके बाद आएगा। पैसा भी खर्च, सब कुछ खर्च और कुछ नहीं मिलता है। अभी जैसे आम आदमी पार्टी आई है दिल्ली में, तो उसने इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया, सेंट्रलाइज कर लिया। अभी जब से उन्होंने सड़क बनाई है, कितने हो गए, 8 साल हो गए, 8 साल में वो सड़क आज तक नहीं टूटी है। आप सोचिए। नहीं वो देखो, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है ना, ज्यादा हो गया, इससे थोड़ा सा आगे। अर्क सर निकालना ना, ऐसा नहीं कि आप जब बोलेंगे हम तो एडजॉइन कर लेंगे, आप जब बोलेंगे ये तो मर्जी पर है, ऐसा करके इसको मत समझो कि मतलब ऐसा हम चाह रहे हैं केवल, ये तो हम सबकी चाहत है कि भाई 3-3, 4-4 चीजों की जांच पड़ताल हो, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, क्योंकि ऐसे ऐसे मक्खन नहीं मिल, वो नहीं निकलता। दही को नहीं करेंगे तो मक्खन तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, तो सिरोही साहब ने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र कुछ नहीं होना ठीक चाहिए, है, कुछ ठीक भी है, जी जी। नहीं स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र कहने का मतलब निरंकुश नहीं होता है। जब हम कहते नहीं है तो निरंकुश ही है ना। नहीं, जब हम कहते हैं नहीं, जैसे अभी प्रधानमंत्री निरंकुश हो गया ना भाई उसके ऊपर कोई नहीं है, मतलब लो भी शासनाध्यक्ष भी अगर कोई है तो उसे आप निरंकुश नहीं कहिए। संविधान का अंकुश होता है, जुडिशरी का अंकुश होता है, इलेक्शन का अंकुश। सर संविधान का तो फिर प्रधानमंत्री के ऊपर भी है ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो काम नहीं कर रहा ना। स्वतंत्र का मतलब, जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्र स्वतंत्र है भाई, आप हाँ, तो स्वतंत्र का मतलब निरंकुश नहीं होता। सर निरंकुश है, वर्ल्ड का कोई अंकुश ही नहीं है उस पर। तो ठीक है, स्वतंत्र देश का मतलब हो गया कि देश के बाहर किसी एजेंसी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, इंटरनल अंकुश नहीं रहता है। अरे सर, वो स्वतंत्र मतलब निरंकुश नहीं होता। तो फिर पैसे का हो गया ना, वो जिसका भी हो, तो पैसे का तो यहाँ जैसे मैं तो ठीक है, ये तो मिसगाइडेड डिबेट हो रहा है। मैं कहता हूं कि सिरोही साहब के ही पॉइंट को नोट किया जाए से, हाँ, जी कर ली, ताकि जब कभी भविष्य में डिबेट हो जी जी, उस समय ये कोई नया ब्रांच ना पकड़ ले। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं चाहता हूं, इसीलिए रिकॉर्डिंग, हाँ, मैं ये चाहता हूं कि ये नोट किया जाए कि सिरोही साहब स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं चाहते। मैं कुछ भी स्वतंत्र नहीं चाहता, न्यायपालिका ठीक है, कुछ भी स्वतंत्र। दूसरा बात, सिरोही साहब का नोट किया जाए कि स्वतंत्रता मतलब निरंकुशता, जिससे कि मैं सहमत नहीं हूं। इस पर ठीक है, हम लोग अभी पहले हम लोग ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट तो, चूंकि आपने डिबेट को ऑब्जेक्शन के मोड में ला दिया, तो मैं भी सुनिए ना सर, अरे मेरे बात पे मेरा ऐसा कोई अभिप्राय नहीं, आप प्रत्येक शब्द पे अगर डिबेट खड़ा कर देंगे स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं। अगर मैंने कहा कि आपने मेरे अगर आप कहेंगे कि मैंने कहा कि अगर इसको आप ऑब्जेक्शन किए मेरे बात पे, तो आप कहेंगे नहीं मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखिए, बहुत व्यक्ति सिरोही साहब ऐसे होते हैं जो सामने वाले के प्रत्येक बात को काटता है खाली। सर अभी मैंने सुनिए कि मेरे गांव में एक व्यक्ति थे, अगर मैं आपके सुनिए मेरे गांव में एक व्यक्ति थे, तो उनको हम लोग कहते थे कि अरे ये तो ऐसा इसलिए हुआ, ये भाग्य में लिखा था। तो वो व्यक्ति बोलते थे अरे भाग्य से क्या होगा, जब तक तुम काम ही नहीं करोगे, स्वतंत्र एक्शन नहीं करोगे तो भाग्य से क्या होगा। अगले दिन दूसरे फील्ड पे हम लोग उसी व्यक्ति को ये बोलते थे अरे ठीक से तुम काम नहीं करते हो इसलिए तुम्हारा अच्छा नहीं होता है। तो चूंकि उनका बात काटने का आदत था, तो वो कह देते थे कि अरे तुम्हारे स्वतंत्र तौर पे ठीक करने से, काम करने से क्या होगा, अगर तुम्हारे भाग्य में ही लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं। अब ये तो आप नहीं सुनिए, नहीं ठीक, फिर मैं कहूंगा कि मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। जैसे आपने कहा, सुनिए, जैसे आपने कहा आपकी एक बात नहीं, जैसे सिरोही साहब आपने कहा कि मैं आप पे ऑब्जेक्शन नहीं करता हूं। शब्द के खेल में, सुनिए ना, हाँ, शब्द के उलझन में, शब्द के खेल में आप आ गए। तो अगर आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं भी ऑब्जेक्ट कर सकता हूं, मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। आप क्वेश्चन पूछिए और मैं ऑब्जेक्शन नहीं समझूंगा। ऑब्जेक्शन भी कोई बुरा बात नहीं समझूंगा। अरे ऑब्जेक्शन भी कोई बुरा बात नहीं है। ऑब्जेक्शन अलग चीज होती है सर। चर्चा में ऑब्जेक्शन नहीं होता, चर्चा में क्वेश्चन होते हैं। नहीं, ये जब मैं न्यायकारी हूँगा और आप नहीं, ये तो फिर शब्द का झगड़ा हो गया। अरे ऑब्जेक्शन मतलब असहमति,
बीच में देखिए 5 चीज मैं बोल रहा था। अरे सर वो छोड़िए, मैं वो क्यों छोड़ दूं? आपने जो पॉइंट बोला नहीं, मैंने देखिए, वो मैं क्यों छोड़, मैंने तो जैसे असहमति ही हम भी नहीं डिबेट जताई। मोड में जाते हैं, सर, मैंने असहमति भी नहीं जैसे जताई, मैंने हम क्वेश्चन पूछा देखिए कि हम लोग भी तो ऐसा हो डिबेट ही जाएगा तो करते ऐसा आए हैं ना आज तक। जैसे हम लोग डिबेट में कहीं जाते हैं सर। और जैसे कुछ लोगों का इंटेंशन ये हो जाता है कि आज ही किसी एक पॉइंट को एनालाइज करके ये फैसला निकाल ही लीजिए कि कौन 15% को फायदा पहुंचाता है, कौन सा। जी जी कि जैसे मान लो सर, ये है हमारा तो कहने का मतलब ये है, जैसे ये जो जुडिशियल हाई कोर्ट ऑनरेबल और सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल, जी, तो नीचे वाले तो रहते हैं जो आरजेएस बन के जाते हैं, जी। वो तो बहुत कम, कोई 10% 20% ऑनरेबल वहाँ हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं। नहीं, ज्यादातर वही राजनीति वाले जुड़े हुए उससे, मान लो उनसे वकील कोटे से ही आते हैं, ना कि इनको ही नीचे से मंजे हुए इनको ही प्रमोशन करके इन्हीं को लिया जाए तो और भी अच्छा रहे सर। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, वो भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उनका तो टॉपिक दूसरा है, ये वाला टॉपिक नहीं है। वकील कोटे से आते हैं तो वो राजनीति में, क्योंकि वो उनके मन में ये भावना रहती है, उनका बनाए हुए हैं अपन, उस पार्टी के बनाए हुए हैं। मतलब ये तो आपका सजेशन हुआ ना आपका। हाँ, तो नहीं, तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, जो सीनियर है उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, देखो आपका क्वेश्चन सही था और सरकार थोड़ा जवाब भी हो सकता है, लेकिन आपका वो था ना, वो थोड़ा सा गलत था। क्या चीज? सुनो, जी हर चीज स्वतंत्र नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं तो यही कह रहा हूँ। बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए ना। एक लाइन वो नहीं बोले हैं, आप इंटरप्ट कर गए। अरे सर वो गलत बोल, मतलब ये तो बोल रहे हैं कि स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। अरे एक लाइन वो उनको बोलने का मौका तो दिया जाना चाहिए ना। संविधान हमारा तो सुनो, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, प्रत्येक देश में संविधान बना, प्रत्येक देश का राजतंत्र कानून व्यवस्था है, किसके अधीन चलती है? एक संविधान, एक दस्तावेज के थ्रू। बिल्कुल। तो सारे दस्तावेज का अधीन एक प्रधानमंत्री का रहा कि उसके क्या दायरे हैं, न्यायपालिका भी क्या दायरा है। तो वो सब कहने का तात्पर्य वो स्वतंत्र होने चाहिए और न्यायपालिका काम करे स्वतंत्र अपने संविधान का दायरे में रह के। जी ये है ना कि प्रधानमंत्री, आप जो गलत क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे ना आप, कि पुलिस वो हो जाएगी, प्रधानमंत्री कैसे हो जाएगा? प्रधानमंत्री संविधान के अकॉर्डिंग काम करे ना। कौन ने माना किया? तो न्यायपालिका अपने संविधान के अकॉर्डिंग काम करे। नहीं, वो ऐसा नहीं करे ना। जी हाँ, ठीक, आपने ठीक पकड़ा। नहीं, स्वतंत्र मतलब निरंकुश नहीं हो जाता है, उस पर लॉ का, संविधान का, जनता का अंकुश रहता है। सर वो क्या कह रहे हैं, वो आप ही की बात को काट रहे हैं। निरंकुश होना। देखो वो क्या कह रहे हैं। सब देखिए, मैंने 5 मिनट में सब कुछ समझ लिया। और शब्द आप शब्द पकड़ते हैं, शब्द में सिरोही साहब आप उलझते हैं। उन्होंने आपको कहा कि आप गलत क्वेश्चन पुट किए और आप कह रहे हैं कि वो आपके ही बात को काट कर रहे हैं। यही तो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्लियर इसी तरह करते रहिए, शब्द पकड़ते रहिए, शब्दों में उलझते आप रहिए। यही तो कह रहे हो कि भाई प्रधानमंत्री को संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, तो कह रहे हो प्रत्येक बॉडी को। हाँ, प्रत्येक बॉडी को। हाँ, यस। और सर कह रहे हैं कि आज जो है प्रधानमंत्री संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो बाकी के चारों पिलर हैं और तीनों, उनको अपने दबाव में काम करवा रहा है, ना तो खुद संविधान के दायरे से काम कर रहे और ना इन तीनों को करने दे रहे हैं। उनका नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मेरा आज के प्रधानमंत्री पे तो कुछ कहना ही नहीं था। नहीं कह रहा मैं। नहीं, आप जो उनको समझा रहे हैं, आज के प्रधानमंत्री कम, मैं थ्योरेटिकल। देखिए, आपका जो मोड ऑफ डिस्कशन, अभी मैंने लाइन मैंने कंप्लीट नहीं किया और आपने सर आरोप में चलते हैं। नहीं, सुनिए अभी मैंने लाइन देखिए, नहीं सुनिए नहीं वही हमने शकील जी लाइन पूरा भी नहीं किया था। एक लाइन बोले, सुनिए हम 5 पिलर कंप्लीट नहीं किए, आपने डिबेट का रूप दे दिया। पूरा सुनिएगा एक पूरा नहीं ये देखिए, शकील जी तो 4 बार ये कर चुके हैं कि पूरा सुन लिया जाए, पूरा सुन लिया जाए। मतलब नहीं, हम 5 पॉइंट पूरा नहीं कर पाए,
डिबेट का रूप ले लिया। अच्छा, एक काम फिर करो। अभी आप बोलने नहीं दिए। अच्छा, एक काम फिर करो। यही तो स्टाइल है। अच्छा, अब एक काम ना, करो। हम आप क्या पहले 5 मिनट पूरे कर लो, अब नो फिर- नो 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 नो, ये तो आप रिएक्टिव टॉक कर रहे वो भी नहीं हैं। है। हम 5 पॉइंट, फिर आप हंसने लगे। देखिए सुनिए इस स्टाइल को मैं इस स्टाइल को मैं खूब अच्छी तरह से समझता हूँ। किसी को पूरा करने नहीं देना और बीच में आप टाइम दे देते और उस टाइम में अगर कंप्लीट नहीं करते तब ना हम कहते हैं। सुनिए, हम लोग भी रात दिन आदमी ही देखते हैं। 5 बात हम कहना चाह रहे थे, 5 बात पूरा नहीं करने दिया गया, बीच में डिबेट। उसके बाद सर जब बोलना शुरू किए, एक लाइन उन्होंने पूरा नहीं किया तो बीच में फिर इंटरप्शन। और सुनिए, फिर पूरा बोलने दीजिए, क्योंकि 1 घंटा तो नहीं बोल रहा हूं। फिर यही डिबेट और यही हंसना। सर ये रिकॉर्डिंग निकाल के सर ये रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए। अरे इसमें 90% आप ही। अरे मैं भी तो देख रहा हूँ ना। हमारी मुश्किल से 10%। मैं भी तो देख रहा हूँ ना। ऐसा थोड़े रिकॉर्ड से क्या देखेंगे जब हम प्रत्यक्ष यहाँ बैठे हैं। हाँ, प्रत्यक्ष और में उसके आप- बाद अच्छा, पूछ लो उसके लोगों बाद हंसी, और उसको अगर मैं अरे सर हंसी तो फिर इसलिए आएगी ना कि- कुटिल हंसी। क्या आप सर कुटिल हंसी नहीं है। ये बात नहीं होती। देखो आप कोई टॉपिक, देखो मैं जैसे अपने आप को कोई प्रेजेंट करता हूँ तो उसका कोई टाइमिंग नहीं, टाइमिंग अगर आप दे देते टाइमिंग अगर आप दे देते और एक बार भी अगर मैं बाईपास करता, टाइमिंग अगर आप दे देते और एक बार भी अगर हम बाईपास करते टाइम को, जब ऑब्जेक्टिव आंसर मांगा गया तो मैंने ऑब्जेक्टिव आंसर दिया। लेकिन जब इरादे में खोट हो, जब येन कैन प्रकारन अपने बात को इंपोज करने का इरादा हो, अच्छा चलो ये तो वहां बताओ- फिर यही रूप होता अच्छा है। ये बताओ क्या खोट आप देख रहे हैं इरादे में? चलो हाँ, मैंने अब वो तो आपके छोड़ो, इरादे में शकील जा रहे हैं क्या? खोट बताइए क्या है? क्या खोट देखा? हाँ, हमको लगता है कि आप एक हेल्दी डिबेट जो होता है वो करना आप नहीं जानते हैं। और 3 एग्जाम्पल के द्वारा हम अपना बात पूरा नहीं किए थे, आप बीच में इंटरप्ट किए। जब सर बोलना शुरू किए, एक लाइन वो नहीं बोले थे, आप बीच में इंटरप्ट किए। और उसके बाद जब फिर हम बोलना शुरू किए तो हम 2 शब्द बोले थे और आप उधर से लेक्चर देना शुरू कर दिए। अब तो हम भी कठिन शब्द का यूज करेंगे ना। तो अरे हम 2 शब्द बोले थे, आपने क्या भांप लिया और आपका कुटिल मुस्कान आ गया। देखिए, आपने फिर अभी पूछा है कि आपने इरादे में क्या खोट देखा। खोट नहीं बता रहे ना आप। खोट ही तो मैंने कहा हाँ, कि सर, आप जो खोट है नहीं बता रहे एक आप। हेल्दी, अरे मैंने कहा पॉइंट तो- ये था, आप तो हेल्दी क्या हुआ वो डिबेट बता क्या रहे, होता खोट है क्या वो आप नहीं जानते हैं। अच्छा ये क्या खोट हो- नहीं है। अच्छा आप बताइए क्या सुनिए, होती है खोट? अरे अभी तो आपने कहा कि हमें में क्या खोट है, अभी तो मैंने एक खोट बोला है सिर्फ। अच्छा, और उसके अच्छा, बाद अच्छा, फिर आप बताइए, उसको बताइए। खींच दिए अच्छा, कि वो चलो क्या। बताइए, बताइए। बताइए तो डिबेट कैसे। चलो सारी खोट बताइए। देखिए, अगर हमको आप बोलने वाले के ये पे रखे और अगर यहाँ आके आपने माइक लगाया था और आप वहाँ जब हम लोग बात कर रहे थे और आपने कहा था कि चलिए रूम में बात करते हैं और एकदम मोनोलॉग नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाएगा और उसका तो क्वेश्चन सामाजिक व्यक्ति क्वेश्चन उनके पास में जो आइडिया रहता है उसको जब रखता है क्वेश्चन क्रॉस चेकिंग भी होनी ठीक हाँ। इसका सब तो होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर का भी सर एक फॉर्मेट होता है, एक हेल्दी प्रक्रिया होता है। हमको इंडिविजुअली अपना मत रखने दीजिएगा कि नहीं रखने दीजिएगा। एक बार इसको मैं आप इसको नॉर्मल हो, जैसे मुझे आप पूछोगे तो मेरे दिमाग के अंदर 50 आइडिया है और आप मेरे को सुनने बैठोगे ना तो मैं 4-5 घंटे कंटिन्यूस बोल सकता हूँ। तो ऐसे तो मैं 40 घंटे भी बोल सकता हूँ। अरे आपको तो मैंने साहब, आपको तो चूंकि आपका नाम नहीं जानता हूँ तो साहब का के संबोधित कर रहा हूँ। आपको तो साहब मैंने कहा कि एक बार भी आप हमको टाइम दिए हुए होते इमरान साहब, और एक बार भी अगर हम टाइम बाईपास करते तब ना, ठीक है, तो इस चीज को किए बगैर किसी पे ये किसी पे सुनिए नहीं ये जो आरोप लगाए कि 4 घंटा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेंगे ऑब्जेक्टिव आंसर दूंगा। अगर आप कहेंगे कि 2 मिनट में राय रखा जाए तो 2 मिनट में रखूंगा, लेकिन वो चीज इंडिकेटेड होना चाहिए। मैंने जो सर यहाँ पाया कि कुछ लोगों का इंटेंशन होता है कि येन कैन प्रकारन अपने बात को मनवा लेने का। ये सुनिए ना, आप ऐसे करके डायरेक्ट थिंकिंग मत कीजिए। देखो आपकी कोई बात चल रही है, मैंने 2 टूक अपना समझ रखा। क्वेश्चन आंसरिंग होनी चाहिए।
तो डायलॉग का मेन जो टारगेट है वो मोनोलॉग नहीं होता कि हम सिर्फ स्पीच लेके चले गए। डायलॉग का ये होता है कि बीच में भी आपको वो टोक सकता है, ऐसा फिक्स अगर आप 10-5 मिनट के बाद में भी कोई क्वेश्चन आपको सर अगर लेक्चर पे तो कोई मतलब नहीं है ना उसका, तो संवाद बोलते हैं। हाँ, उसको संवाद बोलते हैं भाई। देखो अभी आप नास्तिक हो, मैं आस्तिक हूँ, ठीक है ना, हम लोग बात करने के लिए बैठे कि आस्तिक और नास्तिक के बीच में एक डिस्कशन हो। अब मैंने बात शुरू करी कि भाई देखो अब ये पूरा जो विश्व है वो कोई और संचालन कर रहा है, तो फिर तुरंत आप क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि फिर बाद में तो जो है तो वो सारे गद्दियों के ऊपर बैठ के बोल ही रहे हैं भाई, वो तो हम सब सुन ही रहे हैं। समाज के लिए क्यों बैठे हैं कि आप कोई चीज को रख रहे हैं तो हमें सीधा पूछूंगा कि वो को चला रहा है, उसका क्या आपको अनुभव है? जहाँ भी क्वेश्चन पैदा होगा पूछा जाएगा, समझे ना सर? ठीक है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम की बात थी तो आपको जानना जरूरी था, इसलिए 50 मिनट तक हम सुना कि भाई आप एग्जैक्टली क्या, तो आपका सेंटर पॉइंट हम समझ गए कि एक सेंटर पॉइंट तो आपका राजनीति मॉडल है। आपने बोला कि राजनीति सत्ता में होती है, नेता होता है, मुख्य होता है, तो ये बात ठीक है, हम समझ गए। इसके बाद में आपने 5 पिलर के लिए बोला, हमने सहमति भी दी है। तो 2, 3, 4 पिलर जो करते हैं, तीसरे पिलर तीसरे चौथे पिलर में ये लगा कि ये कुछ चीज जो है वो थोड़ी साइड हो रही है, मतलब कि ये एकदम से डिस्टर्ब, मतलब इससे सिस्टम बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा, ऐसा जो लगा तो तुरंत वो क्वेश्चन तो आपने उस पॉइंट पे तैयार रहना चाहिए। नहीं बिल्कुल। देखो सर, ये वीडियो है वो कम से कम 8-10 हजार लोगों तक जाएगी, समझ रहे हो ना? अगर आपकी बात तो अभी जाएगी, आगे तो लाखों लोग नहीं कर पाते हो, या 10,000 लोगों में से 1-2 क्वेश्चन को भी अगर आप टैकल नहीं कर पाते हैं तो आप कैसे प्राइम मिनिस्टर बनोगे, कैसे इस देश को हैंडल करोगे? नहीं, ठीक है, हमारा भी एक तो ये दायरा जब संवाद भी होता है और क्वेश्चन आंसर भी होता है तो उसमें भी एक अनुशासन होता है कि आप क्वेश्चन पूछें और आंसर देने दीजिए। अगर आपका टाइम फ्रेम है तो आंसर को भी चाहिए कि वो टाइम फ्रेम में आंसर दे। लेकिन खाली मैं असहमति हमारा इस बात पे है। प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, एक बार आप YouTube चैनल पे चले जाइए, हमारा एवरेज डायलॉग 3 घंटे का रहता है। कितना? अच्छा। 3 से 4 घंटे। हम 1 घंटा तो सुनते हैं व्यक्ति को, क्योंकि सबके पास भी कुछ अलग पड़ा है। हर एक वीडियो में 1 घंटा मोनोलॉग होता है। आपको पूरी रखिएगा कि भाई मैं इस प्रकार का देश देख रहा हूँ, हमें नहीं पता ना वो उसकी क्या, तो हम तो पूरा टाइम। अच्छा ठीक है, देते हैं। तो आज का बातचीत यही रहा कि 5 पॉइंट रखना चाह रहे थे, 3 पॉइंट पे बात खत्म हो गया। देखो आप सोशल पर्सन है, आपका टारगेट समाज को सुखी करना है, हमारा भी ये है। आप 5वां पॉइंट रखिए। और नहीं, अब रखने की कोई जरूरत नहीं है। चेहरे से दिल की बातें झलकती जरूर है, चांदी को कहीं भी रखिए चमकती जरूर है। हाँ, चेहरे से दिल की बातें झलकती जरूर है, चांदी को कहीं भी रखिए चमकती जरूर है। तय किया करो मेरे दोस्त, कुछ हल्के में अंदर के उधर के भी देख लिया करो। ठीक है, तो इतने देर में तो आपको बात रखनी चाहिए। अभी 2 पॉइंट जो रह गए आप रखिए आगे। नहीं, मैं तो देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि आगे बात रखने की ज़रूरत है नहीं है, तो इसका सिर्फ इतना सा मेरा असहमति है कि जिस स्टाइल में बातचीत चला, इस स्टाइल में बातचीत नहीं चलना चाहिए। आप अपना स्टाइल बता दीजिए और उसी स्टाइल में हम रखवा लेते हैं। ठीक है, हम किस तरह से रखना चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है अपना तरीका बता दीजिए। ये सिस्टम में पहले चेंज आना चाहिए डिस्कशन की। तो आप बता दीजिए। तो देखो आरोप अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ये गलत है, तो मतलब आपके दिमाग में कुछ तो होगा, कुछ ठीक होगा ना कि भाई ये होना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर अंडरस्टूड है। जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो ये तो कहना ही बेकार है, निश्चित तौर पर माइंड में है और उसी के अनुसार बात करते हैं। तो आप बता दीजिए कि कैसे हम रखें, कैसे प्रोसेस होगा, वैसे ही प्रोसेस कर देते हैं। नहीं, हमें नहीं दिखे कि फिर अगर हमको कहिए तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ एक हेल्दी प्रोसेस को मेंटेन किया गया। अभी आज के इनफॉर्मल बातचीत होने दीजिए। सिरोही साहब हैं, जब यहाँ इनको देखे और शकील जी ने बताया कि वो सिरोही जी हैं, तो मोतिहारी में पहली बार इनके विषय में सुने थे, तो मेरी दिली इच्छा थी कि इनको एक बार देखें, इनको सुने ना सर, और इनको जानें। तो हमको लगता है कि मैं पर्टिकुलर व्यक्तिगत तौर पर आगे का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए करना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या बोलता हूँ, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सुने ना कि सिरोही साहब यहाँ हैं और सिरोही साहब अपने बात को रखें और इनके विषय में सुन रखे हैं कि ये एक संपूर्ण समाधान कोई बुक है, तो उसके विषय में बात रखें,
उस चीज़ को ही हम लोग लें तो हमको लगता है कि ज़्यादा लाभप्रद होगा, ये हमको लगता है। चलो मैं बता देता हूँ, वो उसको कट करके दोबारा से स्टार्ट कर नहीं वो तो ठीक है, आपके सिस्टम को तो एक बार सुन लीजिए, लेकिन ऑलरेडी इसके सारे वीडियो सब कुछ ऑलरेडी डला हुआ है। वो तो बहुत सारे डले हुए, किताब भी लिखी, सब ओपन कुछ मंच है। किसके लिए ओपन किया, इसको भी आप थोड़ा कंसीडर करें। ओपन मंच इसलिए रखा है, नहीं वो इस बात को इस तरह से देख सकते हैं कि इससे हमें ये भी समझ में आएगा कि सर कैसे प्रोसीड करते हैं किसी वक्ता के साथ में। अच्छा ठीक है, इससे ये आइडिया हो जाएगा। हाँ तो अब की बार आप वक्ता बनिए और आप ठीक है, बनिए। और मैं 15 मिनट में ही अपना टॉपिक रखूंगा, ज्यादा नहीं, और उसी पर ही आप क्वेश्चन आंसर शुरू करते रह सकते हैं। ओके तो